गुड मॉर्निंग। और आज का जो ये मेरा वीडियो है वो 67th बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर में है, और ख़ास करके उनके लिए है जिनका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप हर तरीके से योग्य हैं और योग्य थे, और एक रिज़ल्ट के नहीं होने से अपने आप को निराश मत कीजिए। हो सकता है कि मेरे जो भाई दोस्त हैं उनका ये आखिरी प्रयास हो, या हो सकता है कुछ लोगों का प्रथम प्रयास हो, या कुछ लोगों ने और प्रयास दिए हों। तो जिनका भी ये इशू है उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा निजी अनुभव है कि मैं भी 64th बीपीएससी में, मेरा बीपीएससी के अंदर ही अलग अलग जो एग्जामिनेशंस होते हैं और बीपीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब मिला के मेरा छठा इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत कम मार्क्स से। मुझे बाद में मार्कशीट आई तो मालूम पड़ा कि बहुत कम मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, सिलेक्शन का जो दर्द होता है ना वो बहुत गंभीर होता है और बहुत दिनों तक रहता है, मुझे पता है। और आप जिस मनस्थिति से गुजर रहे होंगे वो भी मैं अच्छे से समझता हूँ। लेकिन देखिए, साथ में मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार जो टीचर्स की दुनिया भर की वैकेंसी देती है ना, बहुत सारी वैकेंसी निकालती है, उसमें भी जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू तक दिए, उनके लिए कोटा होना चाहिए। कोटा क्या होना चाहिए, बहुत कम लोग तो होते हैं, उनका वहाँ से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और इसके अलावा भी आप देखिए, जो अभी बिहार टीचर में जो वैकेंसी में जो बहाली हो रही है, तो जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 70% छात्र यूपी के आ रहे हैं। और यूपी ने, और जहाँ तक अभी मैंने पूरी पड़ताल तो नहीं की है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके अनुसार यूपी ने अदर स्टेट्स को एक तरीके से बैन कर रखा है अपने यहाँ जॉब के लिए। तो बिहार के सीटों पर, टीचर की सीटों पे जहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी आई, 70% जो है अदर स्टेट वाले, खास करके यूपी वाले छात्रों का कब्जा हो गया। इसके अलावा मैं मधुबनी में था तो मैंने एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखी कि हॉस्पिटल मैनेजर के जो पोस्ट थे उसमें से 30 में से 28 सीट राजस्थान के जो मूल निवासी थे उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को मिल गई थी। ये सिर्फ मधुबनी की कहानी है। 30 में से 28, और 2 सीट वैसे छात्रों की थी जिन्होंने 6 महीने का एक ख़ास तरह का कोर्स राजस्थान से जाके किया था। यानी कि कुल मिला के कुछ ऐसे कोर्सेस जो बिहार में नहीं है और बाहर में हैं, उनको इस तरह से शामिल किया गया कि अदर स्टेट्स के छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो आप बताइए कि जो हमारे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं और छात्र हैं वो दूसरे जगह जाएंगे मजदूरी के लिए, और बाहर के लोग यहाँ पे आके जॉब करेंगे। ये बड़ी अनहोनी, बड़ी विचित्र स्थिति जो है वो हम अपने आसपास देख रहे हैं। और सबसे कमाल बात यह है कि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। ये कुछ भी नहीं है ये सिलेक्शन। मैं इस तरह के दर्द से ना मैं गुजरा हूँ और कई बार गुजरा हूँ। अभी मैंने भी मेंस दिया था 67, और मेंस की कॉपी मैंने देखी है। कॉपी मेरी अच्छी है, जितना कट ऑफ दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से कॉपी चेक होती तो मैं बहुत आराम से यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट में आ सकता था 67 वाले में। लेकिन कोई दावा तो किया नहीं जा सकता। सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है कि आप अनियमितता की आड़ में इनका जो घालमेल है वो छुप जाए। इस तरह की अनियमितता दिखाई जाती है कि लगता तो है कि अनियमितता हुई है, लेकिन अंदर अंदर काफ़ी घालमेल भी अपना चलता रहता है। कई सारे ऐसे छात्रों का भी सिलेक्शन हमने देखा कि हो जाता है जो कि डिज़र्व नहीं करते, लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आते हैं, और इसके पीछे अपने अपनी थ्योरीज़ हैं। उस थ्योरी में हम नहीं जाना चाहते अभी फ़िलहाल तो नहीं। लेकिन 1 मिनट में मैं बता दूं तो एक सीनियर आईएएस हैं, उन्होंने बताया था, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, तो उन्होंने बताया था, रिटायर्ड हैं अब, कि जानबूझ के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में नालायक जो लोग होते हैं उनको पॉलिटिक्स में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उनमें उनको प्रमुख जगह पर बैठाया जाता है, ताकि बाद में उनको आसानी से दबाया जा सके और कभी भी बोला जा सके कि देखो ये रिजर्वेशन से आया है। तो ये उनका व्यू था। अब इस पे मैंने अपनी जांच नहीं पूरी की है, नहीं संभव है। इसके लिए तो एक प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है, और अपने यहाँ के जो ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्चर हैं उनकी ईमानदारी पर तो अब माशाल्लाह है। लेकिन फ़ॉरेन के लोग आके इस पर रिसर्च कर सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं कि सचमुच इसमें कितनी सच्चाई है। यानी आप देखिए, जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं जो योग्य हैं
उनको जानबूझ के मेरिट लिस्ट से बाहर रखा जाता है। वो अगर ये बात अगर सही है तो ना उनको पॉलिटिक्स में और ना ही उनको सेवा में उचित स्थान दिया जाता है, ना ही उनको आने देने की कोशिश होती है। ये सब चीज़ें अपर लेवल पे चल रही है, तो ये घाल-मेल के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और बाद में तो रिजर्वेशन को नाम के नाम पे बहुत हल्ला मचाया जाता है। तो एक और समझदार व्यक्ति हैं जो कि ग्रामीण हैं, उनका एक सिंपल सा उनका एक फंडा है कि भाई सभी सरनेम को हटा दो, सभी नाम के साथ सरनेम को हटा दिया जाए और जो हर एक जो आदमी फॉर्म पूरा फॉर्म का पैसा लगे, जनरल का अलग, SC ST OBC का अलग नहीं, ये उनका फार्मूला है। तो इसके बाद जो ही फॉर्म भरे उसको एक रोल नंबर अटैच हो जाए, कुछ पता ना चले किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, और कॉमन मेरिट लिस्ट बना दे। जब एग्ज़ाम हो तो एक कॉमन मेरिट लिस्ट बना दे और उसमें रिजर्वेशन वगैरह को क्या है एबोलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये उनका है, मेरा इसमें नहीं है। जो देखिए कई लोग इसमें हल्ला मचा, मेरा हंगामा करना काम नहीं है इस मामले में। तो वहाँ पर जो है अब जब सिलेक्शन होगा ना तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये उनका कहना था। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए टोटल ही अलग से वैकेंसी निकाली जाए उतनी ही सीट की, ये भी किया जा सकता है, या जो भी है। तो अभी मेरा जो कहना है कि हमारे यहाँ की जॉब्स पे बाहर के लोग आके बहुत आराम से कब्जा जमा के बैठ रहे हैं और यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए फिर बाहर जाएं, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो अब आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन अभी क्लोज़ आ रहा है, बहुत नज़दीक है, अभी लोकसभा होगा और बाद में अदर इलेक्शंस होंगे। तो देखिए मैं खुद ही चाहता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के और जो बहुत सारे मुद्दे हैं इनको लेकर के लोकसभा इलेक्शन में मैं बिना कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना कभी रहा नहीं और ना कभी इन फ्यूचर में। जिस तरह से पार्टियों की हालत है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रकृति के अनुसार से मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से नज़दीकी बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे अनुसार से वो कुछ बदलाव करने वाले नहीं हैं और मैं जो हूँ ना, जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे मैं अलग नहीं हटना चाहता। तो लेकिन मैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए निर्दलीय, मैं जो हूँ आ सकता हूँ अभी इस लोकसभा इलेक्शन में, और मैं ज़रूर लोकसभा इलेक्शन में आ करके इन मुद्दे को एक मंच देना चाहूँगा। जैसे 64 इशू था, उससे पहले के इशू थे, लोग लायक थे लेकिन उनको ज़बरदस्ती सेवा से बाहर रखा गया। सेम कटअप पे आने वाले लोग थे, सीटें खाली रह अभी भी सीटें खाली है लेकिन उनको अलग है रखा हुआ है। हमारी कॉपियों में से, हमारे इंटरव्यू में से मार्क्स को चुपचाप कट कर दिया गया और हम इस तरह से सेवा से बाहर आ गए। हमने इसके ऊपर बहुत पड़ताल की, कॉपियाँ निकाल के देखी, हमने कॉपियाँ निकाल के देखी तो जो EBC और OBC की महिलाओं की कॉपी थी या कुछ SC की जो कॉपी थी, उनमें पहले पन्ने पे कॉपियों के मार्क्स कट करके कम किए गए थे, या इंटरव्यू में एक्सेल सीट पे फार्मूला लगा के उनके मार्क्स को हटाया गया था। हमने RTI के जरिए और बाकी जरिए से काफ़ी इसमें कैलकुलेशंस भी की और सारा कुछ जाना भी, और हाई कोर्ट भी हम लोग गए। लेकिन हाई कोर्ट में भी जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर एडवोकेट लोग हैं, उनका भी कहना है कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी हाई कोर्ट ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं देगा। तो हमने बोला देखिए लगता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लगता है कि BPSC ऑटोनोमस बॉडी है, ये सिर्फ लगता है। असल में ऐसा घालमेल है ना कि बहुत लंबे समय तक जो लोग रह रहे हैं पोस्ट पे, उन्होंने आपस में अपना नेक्सस बना रखा है। सिर्फ कहने के लिए ऐसा है, असल में ऐसा नहीं है। असल में ह्यूमन बींग्स हैं, सब एक दूसरे को के कमियों को छुपाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से हैंड टू हैंड डाल के काम करते हैं, और सिर्फ दिखावे के लिए जो है, आम लोगों को दिखावे और भुलावे के लिए सबका फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है। तो वो उसके डीप में नहीं जाना चाहते, और ना ही मेरा न्यायालय की अवमानना करने का मेरा कुछ मतलब मेरा कुछ इरादा है। लेकिन हम सब देखते हैं कि कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जुडिशरी की साख जो है वो पूरी की पूरी दांव पे लगी हुई है। अडानी वाले केस में देख लीजिए कितनी जल्दी सुनवाई हुई और क्लीन चिट उनको दिया गया, और फिर जो जज जिन्होंने क्लीन चिट दिया था वो अडानी कंपनी को फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनके बेटे ने, उनके दामाद ने, सब ने अडानी में अच्छी पोस्ट हासिल कर ली। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा सरकार का फेवर किया एक जज ने बार बार, और सरकार का फेवर करने के बाद उनको फिर राज्यसभा में, रंजन गोगोई है राज्यसभा के MP हो गए अब वो। तो ये सब इश्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। या फिर क्वेश्चन भी आया था कि
जज जो हैं उनको नियुक्ति करने के, रिटायरमेंट के जस्ट बाद नियुक्ति करने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, वो अलग इशूज़ है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1000 कॉपियाँ भी मंगाई थी पटना हाई कोर्ट ने, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कॉपियाँ हमने अपने स्तर पे मंगाई थी और अपने स्तर पे हमने देखा तो जनरली जो कुछ खास विशेष जो अगड़ी जाति के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे उनकी कॉपियों में कम घालमेल था, लेकिन जो निचली जातियों के जो कैंडिडेट्स थे उनमें ज़्यादा घालमेल था। वो चाहे तो आप अभी भी मतलब सरकार चाहे तो चेक करवा ले, जितने 1465 सीट की जो कॉपियाँ थी उसको निकाल करके कहीं दूसरे स्टेट्स में भेज दे चेक कराने के लिए, बिना कुछ किए हुए। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा चीज़ है। तो जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो मस्त रहें, बहुत अच्छे से, दबाव में ना आए कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे और क्या कहेगा, इस सब के दबाव में ना आए। जिनका हो गया सिलेक्शन उनके लिए भी है कि उन्होंने बहुत तीर नहीं मारा है। जब हमारे यहाँ आईएएस जो है उनकी ही बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आप तो एक पीसीएस के ज़रिए सेलेक्ट हुए हैं। एक आईएएस है, उसकी कोई औकात नहीं होती है। जिस स्टेट में वो काम करता है उसके सीएम के आगे, और उस सीएम के आगे तो छोड़िए, उसकी कैबिनेट के जो मिनिस्ट्री में जो लोग हैं उसके आगे, उसको भी छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के जो लॉयर हैं या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनके आगे, या फिर जो प्रमुख कार्यकर्ता है जो पॉलिटिकल पार्टी के, जो खास करके रूल कर रहा है उसके आगे, या प्रमुख जो पत्रकार हैं किसी मीडिया समूह के उनके आगे, तो ये पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी ये समझी जा सकती है। तो चलिए, सेटबैक तो लगता है, झटका तो लगता है, और ये जीवन का पार्ट है, ये जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग आईएएस बन के भी गधे ही हैं और गधे रहेंगे भी, नाम लेना सही भी नहीं है। और आप नहीं कुछ बन कर के भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो मामूली पोस्ट पे रहे वो बड़े बड़े मंत्रालय पे रहे, आप मोदी जी को देख लीजिए क्या क्वालिफ़िकेशन है या फिर कैसे हैं, लेकिन किसी आईएएस या किसी का दम है जो उनके खिलाफ़ या कोई भी चीज़ कुछ बोल दे, गलत चीज़ों के खिलाफ़ भी आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी हैं और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स भी हैं। आप देख लीजिए, अंबानी के बेटे को देख लीजिए भाई, उसको गोलू मोलू को, भाई उसके सामने में कोई क्या है, ठीक है। तो वो इसलिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और ऐसे भी जो छात्र हैं उनको मैं 3 चीज़ों को का थोड़ा सा हल्का सा डीप नॉलेज पढ़ने को बोलता हूँ, उसको दिमाग में मूल तत्व को रखने की बात करता हूँ। पहला है कॉस्मोलॉजी, यानी खगोल विज्ञान, कि कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है, उसमें हमारे होने, हमारे पृथ्वी के होने, हमारे सोलर सिस्टम के होने या नहीं होने से किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उसको देखने की बात, पढ़ने की बात करता हूँ। दूसरा बोलता हूँ मैं ओशियोनोग्राफी, यानी समुद्र विज्ञान, कि समुद्र जितना बड़ा व्यापक है उसकी गहराई ही हम लोग नहीं नाप सके हैं और उसके इतने अजूबे रहस्य हैं कि आप कोई समझ नहीं सकता, उसको पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। और तीसरा मैं बोलता हूँ इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ने के लिए, यानी कि हम लोग कहाँ से कैसे यहाँ तक आ गए। बाई चांस है जो हम लोग यहाँ तक हैं, और बाई चांस ही है कि हम लोग टिके रहें, अन्यथा कभी भी यहाँ से एबोलिश हो सकते हैं, टोटली हम लोग वैनिश हो सकते हैं। तो बस यही है कि माया मोह का जिसको पर्दा बोलते हैं ना, वो हमारे आगे थोड़ा लगा हुआ रहता है, बस यही है। तो ये एक रिजल्ट सब कुछ नहीं है, तो अपना मस्त रहें, और जो कुछ भी इशू है वो हम लोग मिल के डिस्कस करेंगे। कई सारी चीज़ है, मैं भी कई सारे मामलों पे उदास हो जाता हूँ, खास करके मैं बिहार के कई सारे पोजीशंस देखता हूँ, अंदर अंदर सब कुछ क्या चल रहा है। और सबसे बेकार लगती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और कहीं भी इस चीज़ की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। जय हिंद, एक साथ रहेंगे, बने रहेंगे।